ठीक है। तो इन्फ्रेंशियल स्टैट्स की बात कर रहे हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का बेसिकली मतलब होता है कि मैं डेटा से कुछ भी इनसाइट्स, कुछ भी यू कैन से समरी, या कुछ भी मतलब बेसिकली एक एनालिसिस इन्फर कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये होता है बेसिकली मतलब ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। ठीक है। और जो इसमें सबसे पहला इंट्रोडक्शन कह लो या सबसे बेसिक कंसेप्ट आता है वो ना पॉपुलेशन और सैम्पलिंग का आता है। ठीक है। तो विल स्टडी आउट प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग कंसेप्ट, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत की जो हमारा स्टार टॉपिक है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, देन सैम्पलिंग कंसेप्ट, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है। सब कुछ रिवॉल्व्स अराउंड सैम्पलिंग। ठीक है। सो कोड वाइज चलते हैं, कोड करते रहते हैं धीरे धीरे, एंड वी विल मूव ऑन टू द थ्योरी पार्ट एज वी गो। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को ना डेटा सेट अपना लोड करना है। ठीक है। अब मैं वही जैसे डिस्क्रिप्टिव के टाइम पे था, या फिर हम सी बॉन में हमने देखा था कि भाई डेटा सेट मैं लोड कर सकता हूँ, राइट। तो मैं इस तरीके से अपना सी बॉन से टिप्स का डेटा सेट लोड कर लेता हूँ। ठीक है। एंड उसका मैंने एक हेड देख लिया है, सिर्फ शुरुआत की 5 रोज देख ली है। अब देखो मैं शुरुआत की 5 रोज दिख रही है। ठीक है। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग, मेरे को डेटा सेट चाहिए, मैंने डेटा सेट ले लिया है। ठीक है। चलिए ये कर लो, फिर आगे बताते हैं। कोलैब, न्यू नोटबुक। ये क्या किया हुआ है आपने? अरे ये तो अलग है। आपने नई नोटबुक खोली है ना ये? हाँ, बस यहाँ पे आप करते रहो, कोड लिखना शुरू करो बस, और क्या। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल कोड लिखना शुरू करो, आराम से रन हो जाएगा। तो लिखा होगा ये सब। ठीक है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेटा सेट लोड कर लिए। ठीक है। अब सबसे पहले चीज हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बारे में आप ऑलरेडी स्कूल्स में पढ़ रखा होगा। ठीक है। बेसिक मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, कि रियल लाइफ चांसेस कितने हैं एक पर्टिकुलर इवेंट के होने के। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 2 रेड बॉल है, 8 येलो बॉल है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मी चूजिंग अ बॉल, सॉरी, चूजिंग अ रेड बॉल एट रैंडम इज 20%। है ना, कि भाई एक मेरे पास बैग है, एक बॉक्स है जिसके अंदर 8 रेड बॉल है, 8 येलो बॉल है, 2 रेड बॉल है। ठीक है। और मैंने एक बॉल निकाली एट रैंडम, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल कितने हैं, 2। टोटल कितने हैं, 10। इट इज 0.2। 0.2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 20%। तो जो प्रोबेबिलिटी हो गई ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज 20%। आइए आइए, आज इन्फेंशन शुरू कर रहे हैं। हमने ज्यादा कुछ नहीं, बस अभी तक एक डेटा सेट इंपोर्ट करने का ही कोड लिखा है। ठीक है, वो आप कर लो। उसके बाद अभी हम प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो दिस इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी, कि भाई फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, राइट। है ना। अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में
हम प्रोबेबिलिटी को नॉर्मलाइज्ड वैल्यूज भी कहते हैं। ठीक है, कि कोई भी वैल्यू है उसको अगर मैं नॉर्मलाइज कर रहा हूँ तो दैट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो आपको याद होगा जब हमने ग्रुप बाय किया था, ग्रुपिंग करी थी पांडास में, वहां पे नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू होता है, याद होगा अगर। पांडास में ग्रुपिंग करी थी उसमें नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू होता है, ताकि मेरे पास नंबर की जगह रेशियोज आ जाए, दैट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया प्रोबेबिलिटी का, सिंपल सा, डियर स्मोकर डॉट वैल्यू काउंट्स नॉर्मलाइज इक्वल टू। ठीक है, इसका बेसिक मतलब क्या हुआ कि भाई स्मोकर और नॉन स्मोकर को अलग अलग काउंट करके देगा मेरे को ये। ठीक है। और नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू लिखा है, तो इससे वो इसको एक रेशियो में कन्वर्ट कर देगा। रेशियो इज बेसिकली माई प्रोबेबिलिटी परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो तो 61%, 61.8% आर नॉन स्मोकर्स एंड 38.1% आर स्मोकर्स। ठीक है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको आप लिखते चलो भाई। क्या, तो अब प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको बताया क्यों जा रहा है, प्रोबेबिलिटी की एज सच इन्फ्रेंशियल में नीड कहाँ गई। देखो इन्फ्रेंशियल में ना प्रोबेबिलिटी की हमें इतनी ज्यादा नीड नहीं होती, बट हमारे पास एक कंसेप्ट होता है विच इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। ठीक है, हमारे पास एक कंसेप्ट आता है इन्फ्रेंशियल के अंदर विच इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस को समझने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में, देखो बेसिकली परसेंटेज है कि कॉन्फिडेंस भी एक परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी भी एक परसेंटेज है। ठीक है, द मेन डिफरेंस इज कि जब मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं तो दो आर ना रियल लाइफ चांसेस, रियल लाइफ परसेंटेज की भाई। मेरे पास एक बॉक्स है, जो एग्जांपल लिया अभी कि 8 येलो बॉल है, 2 रेड बॉल है, मैं उसमें से रेंडमली बॉल निकालता रहूंगा। अगर मैं उसमें से रेंडमली बॉल निकालता रहूंगा, मैं 10 बार मैक्सिमम निकाल पाऊंगा, और 10 में से 2 बार तो रेड आएगी ही आएगी, है ना। तो जो हम बोल रहे हैं कि अगर मैं एक बॉल रेंडमली पिक कर रहा हूं तो देर आर 20% चांसेस कि वो बॉल रेड होगी। तो ये रियल लाइफ चांसेस हो गए। गेटिंग अ पॉइंट, गेटिंग अ पॉइंट कि भाई रियल लाइफ में इसी तरीके से बॉक्स के अंदर बॉल्स हैं कि 20% ऑफ टाइम्स ही रेड बॉल आ सकती है, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी। कॉन्फिडेंस ऑन दी अदर हैंड क्या है कि भाई मैंने जैसे बॉल निकाला, ठीक है, एक रैंडमली एक बॉल निकाला मैंने बॉक्स में से, प्रोबेबिलिटी कहती है कि मेरे हाथ में 20% चांसेस है कि मेरे हाथ में एक रेड बॉल होगी। ठीक है, द कॉन्फिडेंस कैन बी कि भाई मेरे पास कोई एल्गोरिथम थी या मेरे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन थी, कुछ भी अलग से इंफॉर्मेशन थी, मैंने बॉल निकाली एंड आई एम सेइंग कि आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि मेरे हाथ में एक रेड बॉल है। रियल लाइफ चांसेस जो कि और प्योर लक के हिसाब से देखें, हम प्योर रियलिटी के हिसाब से देखें तो 20% थे। बट इफ आई एम सेइंग कि 95% कॉन्फिडेंस है मेरे को कि मेरे हाथ में एक रेड बॉल है, सो दैट इज नॉट रियल लाइफ चांसेस। मेरे को पता नहीं है 95% रेड बॉल आने के चांसेस थे, इसलिए मैं 95% बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो क्लेम है कि मेरे हाथ में रेड बॉल है, उसको सपोर्ट करने के लिए मेरे पास इनफ एविडेंस है कि जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो 90%, 95% बूस्ट हो गया है। गेटिंग अ पॉइंट, प्रोबेबिलिटी इज द रियल लाइफ चांसेस जो कि एक्चुअली पॉसिबल चीजें हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज मुझे क्या लगता है कि कितने परसेंट चांसेस है उस चीज के। ठीक है, ठीक है, समझ आया। हाँ, ये सारा इंफॉर्मेशन चल रहा है अभी। ठीक है, पुनीत जी आपने ये वाले दोनों कोड लिख लिए। आप एक बार ये वाले दोनों कोड लिख लो, पहला ये है फिर दूसरा ये है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले वाले में हमने सिर्फ डेटा सेट को इंपोर्ट किया एंड सेकेंडली यहाँ पे मैंने उसको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी है। ठीक है, अब जब प्रोबेबिलिटी के बारे में समझ लिया हमने, कॉन्फिडेंस के बारे में समझ लिया हमने, कॉन्फिडेंस को इन डेप्थ हम थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे ही। ठीक है, अभी जो स्ट्रक्चर वाइज सिलेबस वाइज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग के 3 टॉपिक्स है मेरे पास। एक तो सैम्पलिंग होती क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देन वी विल स्टडी आउट सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है ओवर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, थर्डली हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ेंगे, सैम्पलिंग बेस्ड एक थ्योरम है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम सैम्पलिंग की बात करते हैं। ठीक है, लेट से मेरे पास कुछ भी मेरे को एनालिसिस करना है या मशीन लर्निंग करनी है, डीप लर्निंग का कोई मॉडल ट्रेन करना है, मेरे को बस डेटा आएगा, है ना। मेरे को एनालिसिस करना है तब भी मेरे को डेटा चाहिए, मेरे को मशीन लर्निंग का कोई मॉडल ट्रेन करना है तब भी डेटा चाहिए, मेरे को डीप लर्निंग का कोई मॉडल ट्रेन करना है तब भी डेटा चाहिए, एआई का मॉडल ट्रेन करना है तब भी डेटा चाहिए।
तो इन दी एंड मेरे को डेटा तो चाहिए ही चाहिए, राइट। अब जो डेटा आ रहा है दैट कैन बी ऑफ करोड़ ऑफ रोज, है ना, 1000 2000 रोज, ऐसे जरूरी तो नहीं है, करोड़ रोज में भी आ सकता है ना। और आप किसी भी एक कंपनी की नॉर्मली डेटा सेट की नंबर ऑफ रोज देखोगे तो लाखों में होती है। एंड ऑलमोस्ट 20 to 30% ऐसी कंपनीज हैं जिनका जो डेटा सेट है उनकी नंबर ऑफ रोज करोड़ में होती है, ठीक है। अब मान लो मेरे को ना एक छोटा सा टास्क दिया गया था कि भाई इस डेटा को एनालाइज करना है, ठीक है। जहां पे मेरे पास 1 करोड़ रोज है, उसको समझने में डेटा को, उसको डेटा को इंटरप्रेट करने में चीजें, उस डेटा से कुछ भी विजुलाइज करने में इट विल टेक टाइम। 1 करोड़ रोज है, मैं जितना मर्जी एफिशिएंट हो, मैं जितना मर्जी चीजों को ऑटोमेट कर लूं, मेरे को अच्छा खासा टाइम लगेगा उसको एनालाइज करने में, राइट। बट देयर कैन बी अ चांस, देयर कैन बी, हाँ अभी यही दो है, एक ये ऊपर वाला है, एक ये वाला है, ठीक है। देयर कैन बी अ चांस कि जो मैं जिस डायरेक्शन में एनालिसिस कर रहा हूँ वो डायरेक्शन ही पूरी गलत हो। मैं शुरुआत से ही जो मैंने यू कैन से एनालिसिस की डायरेक्शन पकड़ी, जिस तरीके से मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं सेल्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ या मैं टाइम बाय सेल्स वगैरह को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लेट से मैंने ये डायरेक्शन पकड़ी, ठीक है, कि मैं ओवर द टाइम सेल्स किस तरीके से मूव कर रही है उसको एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। क्या पता वहां पे कोई पैटर्न हो ही ना, है ना, वहां से मेरे को कोई एनालिसिस का रिजल्ट मिले ही ना, देयर इज अ हाई चांस कि भाई डेटा के अंदर पैटर्न होगा, डेटा के अंदर एनालिसिस का रिजल्ट, डेटा के अंदर इनसाइट्स होंगे, ठीक है। बट जरूरी थोड़ा ना कि सेल्स ओवर टाइम में ही मेरे को पता लग जाएंगे इनसाइट्स, राइट, राइट। तो भाई मेरा तो इतना सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, इतनी 1 करोड़ रोज को मैंने एनालाइज किया बैठ के, और मैं सही डायरेक्शन में होता तो मेरे को बहुत मतलब टाइम डेफिनेटली सेम लगता बट एटलीस्ट रिजल्ट मिलता, राइट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर इसी से मिलती जुलती एक मेरे पास मशीन लर्निंग की भी प्रॉब्लम आती है कि भाई मैं कोई मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ एंड मॉडल ट्रेन होने के बाद ही पता लगेगा वो मॉडल कितना अच्छा है ना। अब मैं 1 करोड़ रोज पे एक मॉडल को ट्रेन किया तो इट विल टेक रिसोर्सेज, टाइम, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी मॉडल की, सब कुछ होगा, राइट। इन दी एंड मेरे को पता लगेगा कि भाई मॉडल ही सही से नहीं चल रहा है, मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, मॉडल के रिजल्ट ही अच्छे नहीं है, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, राइट। तो इसी तरीके की प्रॉब्लम से डील करने के लिए वी हैव द कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। इन्हीं तरीके की प्रॉब्लम से डील करने के लिए हम सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? सैम्पलिंग का मतलब होता है कि भाई जो मेरे पास डेटा आ रहा है उसमें से ना मैं 20% 30% डेटा निकाल लेता हूं एज अ सैंपल, ठीक है। उसमें से मैं 20% 30% डेटा एज अ सैंपल निकाल लेता हूं, ठीक है। अब ना मैंने जो 20 30% डेटा निकाला ये रैंडमली नहीं निकाला, मैंने ऐसे ही कोई भी रोज नहीं पिक कर ली है, ठीक है। हर एक डेटा की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया कि भाई जो भी मेरे पास डेटा है उसका कुछ ना कुछ मीन होगा, कुछ मीडियन होगा, कुछ मॉड होगा, कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, कुछ वेरिएंस होगी, है ना, ये सारी चीजें होंगी। गेटिंग योर पॉइंट कि भाई कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन के रिजल्ट्स होंगे, इनको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं डेटा की, ठीक है। अब जो मैं सैंपल निकालना चाह रहा हूं ना, वो मैं सैंपल इस तरीके से बनाना चाह रहा हूं कि रो वाइज तो 20 से 30% ही डेटा हो मेरे पास, रो वाइज मेरे पास जो डेटा हो 20 से 30% ही हो, ठीक है। बट जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये सारी ऑलमोस्ट सिमिलर हो मेरे ओरिजिनल डेटा की तरह, ठीक है। कि भाई सैंपल की जो प्रॉपर्टीज हैं दैट शुड बी सिमिलर टू ओरिजिनल डेटा। और यहाँ पे जो ओरिजिनल डेटा होता है ना उसको पॉपुलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो दो टर्म्स आ जाते हैं, सैंपल एंड पॉपुलेशन, ठीक है। दो टर्म्स आ जाते हैं मेरे पास, सैंपल एंड पॉपुलेशन। सैंपल इज जो 20 30% डेटा मैंने एक्सट्रैक्ट किया, अलग निकाल दिया, एंड पॉपुलेशन इज कि जो मेरा ओरिजिनल डेटा था वो दैट इज पॉपुलेशन, ठीक है। तो द स्टेटमेंट कैन बी कि जो पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज हैं दैट शुड सॉरी जो सैंपल की प्रॉपर्टीज हैं दैट शुड बी डिरिवन फ्रॉम पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज, मतलब पॉपुलेशन और सैंपल की दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए। 2 3 पॉइंट का फर्क आ रहा है तो दैट डजंट मैटर, ठीक है। बट मान लो अगर मेरे पास जो ओरिजिनल डेटा था उसका मीन 3 था, तो जो मेरा सैंपल है उसका मीन भी 2.9 2.8 से 3.1 3.2 तक इसी में वेरी करना चाहिए सिर्फ, ठीक है। समझा इतना पार्ट? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। सैंपल निकालते कैसे हैं वो देख लेंगे अब। तो यहाँ पे मैंने एक सैंपल निकाला है, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया क्या कि मैंने ना
सबसे पहले तो नंबर इंपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने डीएफ जो मेरा डेटा था यहाँ पे टिप्स का जो डेटा सेट था, इसके अंदर एक कॉलम था टोटल बिल के नाम से, ठीक है। इस टोटल बिल के ऊपर मैंने सैम्पलिंग करी है, ठीक है। मैंने सैम्पलिंग ना ऐसे ही नहीं करी, मैंने क्या किया, इसको एक लूप के अंदर डाला हुआ है, ठीक है, जो कि लूप 1000 बार चलेगा, 1000 टाइम चलेगा, ठीक है। उसके ऊपर मैंने एक एम्प्टी लिस्ट भी बना रखी है, एसएमपी मीन्स की, ठीक है, एक एम्प्टी लिस्ट बना रखी है। अब मेरा गोल क्या है कि मैं ना अपने टोटल बिल में से सैंपल्स निकालता जाऊं, उनका मीन मैं इस लिस्ट के अंदर स्टोर करता जाऊं, ठीक है। ये मेरा गोल है। मैंने कैसे किया, मैंने 1000 बार एक लूप चलाया। लूप के अंदर पहला है, जो पहली स्टेटमेंट है दैट इज सैंपल इक्वल टू डीएफ टोटल बिल, कि भाई इसमें से सैंपल निकालना है, डॉट सैंपल, ठीक है। और सैंपल निकालना है वो मेरे को 30 रोज का निकालना है। यहाँ पे जो नंबर दे रहा हूँ, जहाँ पे जो मैं नंबर दे रहा हूँ दैट इज नंबर ऑफ रोज, ठीक है। 30 रोज का मेरे को एक सैंपल निकालना है, ठीक है। और रिप्लेस इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि जब भी मैं सैम्पलिंग करता हूं ना, तो मान लो मैंने सैंपल 1 निकाला, उसके बाद जब मैं सैंपल 2 निकालूंगा, तो सैंपल 2 अलग से स्पेस लेगा मेरे रैम के अंदर, ठीक है। मतलब पहले वाला जो सैंपल है वो ऑटोमेटिकली हटता नहीं है। तो अगर मेरे को अपनी स्पेस बचानी होती है, मैं वांट कि मेरा सिस्टम हैंग ना हो, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, मैंने एक स्पेस ली सैंपल के लिए, एंड उसी स्पेस को मैं रिप्लेस करता रहूंगा सैंपल से। ये मतलब पहला सैंपल उसमें स्टोर हुआ, जब दूसरा सैंपल आया तो पहले वाला हटा दिया, दूसरे वाला डाल दिया। तो वही होता है रिप्लेस इक्वल टू ट्रू का मतलब, ठीक है। दिस इज द सैंपल साइज, दिस इज जस्ट टू सेव स्पेस, रिप्लेस कर रहा हूं मैं मेमोरी के अंदर सैंपल्स को, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एसपीएम मीन्स डॉट अपेंड, मतलब इस लिस्ट के अंदर अपेंड करो, एक नई वैल्यू डाल दो। वैल्यू क्या होगी, सैंपल डॉट मीन, जो भी मेरा सैंपल है यहाँ पे उसका मीन, ठीक है। तो इससे मेरी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी जिसके अंदर सारे मीन्स होंगे, ठीक है। तो कर लो, इस वाले कोड को कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, सबको करने दो एक बार। क्या, मैं क्रिकेट नहीं देखता। ओह नाइस, नाइस। कर लिए, ठीक है। तो अब इन सैंपल्स को मैंने निकाल तो लिया, बट इनका करेंगे क्या, है ना। इसका हम क्या करेंगे, इसकी ना हम एक हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे, ठीक है। जब मैंने सैंपलिंग बताया तो मैंने एक प्रॉपर्टी क्या बताई सैंपल की, कि भाई सैंपल का जो मीन होगा वो जो मेरे पॉपुलेशन है उसके मीन के आसपास रहना चाहिए। तो अब जब मैंने यहाँ पे जब 1000 सैंपल निकाले हैं, तो 1000 के 1000 सैंपल्स का जो मीन है वो मेरी पॉपुलेशन के आसपास रहना चाहिए, राइट। वही चीज हम वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअली कितना, देखो एग्जैक्टली सेम माना तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, थोड़ा तो डिफर करेगा ही करेगा। तो अब हम वही देखेंगे कि भाई कितना डिफर कर रहा है, ठीक है। कैसे देखेंगे, मैंने यहाँ पे इसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। मैंने एक हिस्टोग्राम बना दिया इसका, मैट्प्लोट्लिब इंपोर्ट किया,
क्वेरी डॉट हिस्ट एसएमबी मीन्स, जो यहाँ पे मेरे पास ये मीन्स थे, और बिन्स मैंने 11 दे दिए। ठीक है, मैटप्लॉटलिब के टाइम पे बिन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने बताया था, गैप्स के बेसिस पे, है ना। देन मैंने इसको टाइटल दे दिया, शो करवा दिया, और यहाँ पे एक्चुअली मैंने डेटा का मीन क्या है वो भी देख लिया। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले हिस्टोग्राम की बात करूं, तो आप देखोगे कि भाई ये तो 16 से लेके ऑलमोस्ट 26 तक वेरी कर रहा है ना। ये तो, हाँ बिन्स तो ठीक है। मैं हिस्टोग्राम से हम इन्फोर क्या करने वाले हैं वो चीज बता रहा हूँ, कि भाई जो मेरा हिस्टोग्राम है वो 16 से लेके ऑन द एक्स एक्सिस से मैं देखूं, तो 16 से लेके 26 तक ऑलमोस्ट वेरी कर रहा है ना। तो गैप तो काफी बड़ा है ये। अब जो मीन है, मैं आई कैन बी 100% श्योर कि जो मीन है वो 16 से 26 के बीच में ही है। ठीक है, मैं इस चीज का, सॉरी क्या, मीन निकाला नहीं अभी हमने, मैं बता रहा हूँ कि जो मेरा पॉपुलेशन है उसका जो मीन होगा वो सैंपल के इक्वल होना चाहिए, मतलब सिमिलर होना चाहिए। जब सैंपल के मीन्स मेरे 16 से लेके 26 को वेरी कर रहे हैं, तो इन्हीं में से कोई वैल्यू मेरे पॉपुलेशन की मीन की भी होगी, राइट। अब इसमें देखेंगे कैसे, देखो अगर मैंने 1000 सैंपल निकाले हैं, तो उसमें से मैक्सिमम सैंपल बहुत ज्यादा सिमिलर होंगे पॉपुलेशन के। यानी वो पॉइंट, कि देखो सैंपल निकालने का कंसेप्ट ही वो है कि भाई मेरे को सैंपल में ऐसी रोज निकालनी होती है जिनका जो प्रॉपर्टीज हैं वो पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा सिमिलर हो, राइट। तो मैक्सिमम सैंपल आउट ऑफ दिस 1000 सैंपल्स मेरे पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा सिमिलर होंगे। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, हिस्टोग्राम में जहां पे पीक्स है, पीक्स का मतलब मैक्सिमम सैंपल दिखा रहे हैं वहां पे, राइट, वो वाला एरिया मेरा ज्यादातर मीन का कंसिडर कर सकते हैं हम। और मैं यहाँ पे देखूं, तो पीक समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे आ रही है 20 के आसपास, पीक मेरी 20 के आसपास आ रही है, तो आई कैन से कि 20 के आसपास मेरा मीन है। ठीक है, एंड अगर आप देखो तो 19.78 एक्चुअल मीन की वैल्यू है। गेटिंग अ पॉइंट, बात समझ आइए मेरी। मीन ऑलमोस्ट 20 ही है, इसलिए आप देखोगे कि 20 के ऊपर ही पीक लिया है इसने। मतलब ऑलमोस्ट मेरे 250 के अराउंड, अच्छा नहीं 50 का स्केल है ना ये, तो 225 सैंपल्स के अराउंड मेरे 20 के आसपास है। फिर अगर आप देखो तो 200 के अराउंड सैंपल्स मेरे वही 19 पॉइंट समथिंग के पास है। अब देखो मैक्सिमम जो पीक है वो इसी मीन के आसपास बनी है, राइट। तो हम इससे ये वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ, सैंपल में थोड़ा सा वेरिएंस, थोड़े बहुत डिफरेंसेस डेफिनेटली आते हैं, बट अगर मैं एक सैंपल को बहुत सारे टाइम निकालू, मतलब सैंपल्स, बहुत सारे सैंपल्स निकालू, तो मैक्सिमम सैंपल्स मेरे पॉपुलेशन के सिमिलर आएंगे। ठीक है, इसी को कहा जाता है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट। ठीक है, सैंपलिंग का कंसेप्ट सिंपल ये था, जो हमने यहाँ पे डॉट सैंपल निकाला था। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट ये है कि भाई मैंने जैसे एक बहुत वाइड वैरायटी ऑफ सैंपल्स लू, ठीक है, जैसे मैंने 1000 लिए थे, यहाँ पे आप 1000 2000 इतने सैंपल लोगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंपल्स हमेशा पॉपुलेशन के सिमिलर ही आएंगे। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे वेरीफाई कर भी पा रहे हैं कि 20 के आसपास के मीन ही आ रहे हैं मैक्सिमम के। समझ आया। तो वी हैव स्टडीड प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग एंड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट। ठीक है, ये वाला कोड लिख लो आप, सैंपल निकालने का और उसको प्लॉट करने का। ठीक है, जो ऊपर सैंपल निकालने का कोड है ना, उसका कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि उसके अंदर हम कुछ भी प्रिंट वगैरह नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना।
सबका समझ आया ये? कोई डाउट? अभी तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है सैम्पलिंग से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, बहुत सिंपल सी थ्योरम है। ठीक है, सिंपल मेरा जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है वो ये कहती है कि भाई जितना बड़ा मेरा सैंपल का साइज होगा, एक सैंपल मैं निकाल रहा हूं, उसका साइज यहाँ पे 30 था हमारा। ठीक है, सिमिलर ये हमारा होता है सैंपल साइज। ठीक है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहती है कि जितना बड़ा मेरा सैंपल का साइज होगा, मेरा जो सैंपल है वो पॉपुलेशन के उतने ज्यादा सिमिलर होगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने 1000 सैंपल निकाले थे 30 के साथ, तो आपने देखा कि स्प्रेड जो आ रहा था 16 to 26 आ रहा है, काफी बड़ा स्प्रेड आ रहा है। ठीक है, स्प्रेड काफी बड़ा आ रहा है। पीक ऑब्वियसली वो 20 के आसपास ही दे रहा है जो मीन है, बट स्प्रेड काफी बड़ा आ रहा है ना? तो इसमें अगर मैं 30 की जगह 50 या 60 या 70 लिखता, तो ये स्प्रेड धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ये स्प्रेड धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सॉरी, क्योंकि देखो ना, अगर आप लेट्स से मेरा जो पॉपुलेशन है उसका मैं 1% डेटा ले रहा हूं, ठीक है, तो उस 1% को उस पूरे 100% से मैच करवाना इज डिफिकल्ट। बट अगर मैं उस 100% में से 50% डेटा निकाल रहा हूं, तो उस 50% को मैच करवाना उस 100 से बहुत सिंपल है ना? जब मेरे पास डेटा ज्यादा होगा तो मैं उसको मैनिपुलेट ज्यादा कर पाऊंगा ना। करेंगे पॉइंट? अब मैंने 100 में से एक ही रो निकाली कोई, तो उसका तो जो वैल्यू है वो वैल्यू है ही, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। 100 में से 10 निकाली, तो 10 में अब चूज कर सकता हूं ताकि मीन मेरा पॉपुलेशन के सेम बैठे। करेंगे पॉइंट? नहीं समझ आई मेरी बात? देखो, मान लो मेरे पास वैल्यूज हैं 1 से लेके 10 तक। ठीक है, दिस इज माई मेन पॉपुलेशन। ठीक है, इसका मीन अगर आप करोगे तो 10 9 जो भी आएगा, वट एवर द मीन इज, लेट्स से एक्स है। ठीक है, अब मेरे पास एक चॉइस है कि मैं इनमें से कोई भी एक रो निकालू। ठीक है, और मैं इनमें से कोई भी एक रो निकालूंगा तो मीन की वैल्यू मेरी वही हो जाएगी। या तो मैं 5 रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, 10 रख सकता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा वेरी करेगी। करेंगे पॉइंट? बहुत ज्यादा वेरी करेगी। एक्चुअली एक बार देख लेते हैं कितना ही मीन है इसका। 5.5 के आसपास मीन आएगा इसका। ठीक है, 5.5 के आसपास मीन आएगा। तो अब अगर मैं 5 सिंगल रो ले रहा हूं, तो 5 ले रहा हूं, बहुत ज्यादा क्लोज आ गया। सिंगल रो निकालूंगा तो कुछ भी एक ही वैल्यू तो आएगी मेरे पास। तो मेरे पास सिंगल रो निकालने में मैं 1 से लेके 10 तक कहीं पे भी मीन पे वेरी कर सकता हूं। गेटिंग योर पॉइंट? गेटिंग योर पॉइंट? मैं 5.5 एग्जैक्ट तो कभी भी निकाल ही नहीं पाऊंगा, या 5.1 या 5.2 या 5.6 या 5.7, ऐसा तो कभी निकाल ही नहीं सकता इसमें से, और मैं सिंगल निकाल रहा हूं तो। बट वहीं पे अगर मेरे को बोल दिया जाए कि 5 निकालने हैं, 5 रोज निकालनी है, 5 रोज में अब मैं एक्चुअली चूज कर सकता हूँ, 5 रोज के लिए मैं एक्चुअली चूज कर सकता हूँ कि मैं कौन सी वैल्यूज लूं कि 5.5 के काफी क्लोज रहूं मैं। करेंगे पॉइंट? तो बेसिकली सेंट्रल लिमिट थ्योरम ट्रू प्रूफ हो जाती है कि जितना बड़ा मेरा सैंपल साइज होगा, पॉपुलेशन के सिमिलैरिटी उतनी ज्यादा होगी उसके अंदर। अब हम यहाँ पे करेंगे भी तो उससे प्रूव भी हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम समझ आ रही है? सिंपल इनफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने किया है। अब मैंने ना सेम जैसे ऊपर हजारों निकाले थे ना 30 के सैंपल्स, सेम तरीके का कोड मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने दो लिस्ट ले ली है। ठीक है, एक मीन एंड 10 एंड एक मीन एंड 50, मतलब एक ऐसे मीन्स जिसमें सैंपल साइज 10 था, एक ऐसे मीन्स जिसमें सैंपल साइज 50 था। ठीक है, नीचे मैंने वही एक बार 10 के साथ एक बार 50 के साथ मीन निकाल निकाल के उसके अंदर पेंड कर दिए। ठीक है, समझ आया? इनको मैंने एक हिस्टोग्राम में प्लॉट कर दिया, इनको मैंने एक हिस्टोग्राम में प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप हिस्टोग्राम देखो तो n इक्वल टू 10 जब था तो मेरी वैल्यूज 12.5 से लेके ऑलमोस्ट 30 तक वेरी कर रही थी। 12.5 से लेके ऑलमोस्ट 30 तक वेरी कर रही थी, रेंज बहुत बड़ी आ रही थी, है ना?
बट जब वही वैल्यू मेरी n इक्वल टू 50 था, सैंपल साइज मेरा बड़ा हो गया था, तो वैल्यू देखो ऑलमोस्ट 17.5 या 16, मान लो 16 से लेके 23 24 तक वेरी कर रही है। स्प्रेड काफी कम हो गया ना। पॉइंट स्प्रेड काफी कम हो गया, विजुअली भी दिख रहा है कि भाई जो ब्लू वाला है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, जो मेरे पास ये ऑरेंज वाला है ये बहुत ज्यादा श्रिंक्ड है। तो पीक, सॉरी, देखो पीक दोनों ही केस में n इक्वल टू 10 में भी n इक्वल टू 50 में भी यही 20 के आसपास ही है ना। पीक दोनों ही केस में 20 के आसपास है, बट जो स्प्रेड है वो n इक्वल टू 50 में कम हो गया है, प्रूविंग कि अगर मेरा सैंपल साइज बड़ा है तो जो सिमिलैरिटी टुवर्ड्स मेरी पॉपुलेशन है वो ज्यादा होगी। ठीक है, श्योर श्योर, ठीक है। यही बेसिक सी है आपकी सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, क्लियर है, कभी कोड लिख लो। ठीक है, सभी कोड लिख लो। ठीक है, हो जाए तो बता देना। हो गया। अच्छा, दोनों करने हैं।
हो गया। हाँ, हो गया। ओके। मतलब हम्म। हाँ नहीं मतलब देखो डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है। अरे 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 सुनो सुनो सुनो। डिफरेंसेस हो सकते हैं क्यों, क्योंकि जब मैं सैंपल निकाल रहा हूँ तो जो मेरे यहाँ पे 10 रोज हैं या 50 रोज हैं जो मेरे वाले ने निकाली हैं, जरूरी थोड़ी ना कि आपके वालों भी सेम ही निकाले। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। आपको बस बेसिकली देखना क्या है, एक तो देखो ऑरेंज का स्प्रेड कम होगा कंपेयर टू ब्लू, है ना। दूसरा, पीक इनका ना जो दोनों का ही पीक होगा वो 20 के आसपास होगा। क्या हुआ? कम हो सकता है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि स्प्रेड कम होना चाहिए, और दूसरी चीज कि जो पीक है दोनों का ही, ब्लू वाले का भी ऑरेंज वाले का भी 20 के आसपास होगा। दिख रहा है ना। तो भाई आप यू कैन से कि जब मैं n इक्वल टू 10 कर रहा था तो ऑलमोस्ट 250 मेरे पास ऐसे सैंपल्स थे जिनका पीक पॉपुलेशन के, मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज पॉपुलेशन के आसपास आई है, सिमिलर आई है, राइट। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट n इक्वल टू 50, तो ऑलमोस्ट 240 समथिंग ये हो गए। ठीक है। ऑलमोस्ट फिर 200 220 समथिंग ये भी है। ठीक है। तो आप कैलकुलेट करोगे अगर कि नंबर ऑफ सैंपल्स जो कि मेरे पॉपुलेशन से सिमिलर है, तो वो ना n इक्वल टू 50 वाले में ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू n इक्वल टू 10, क्योंकि भाई वो स्प्रेड ज्यादा हुआ है, ये स्प्रेड कम हुआ है। गेटिंग अ पॉइंट? बात समझ आइए। मैं बहुत ज्यादा बढ़ाता हूँ इसका स्प्रेड और ज्यादा कम हो जाएगा। बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप सैंपल जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे सैंपल साइज, ये उतना ज्यादा कम होता जाएगा। हो गया कम? वही मैं कह रहा हूँ, जितना ज्यादा आप सैंपल साइज बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा ये कम होता जाएगा। तो आपको ना यहाँ पे अब एक प्रॉपर सैंपल साइज यू कैन से देखना होता है कि भाई हाँ एक इस तरीके का मेरे को नंबर लेना है, इस तरीके का मेरे को सैंपल साइज लेना है। क्या हो गया? इस तरीके का मेरे को सैंपल लेना है कि भाई वो ऐसा भी ना हो कि मैंने 50% 60% ऑफ डेटा उठा लिया है ना, उसके सैंपल का कुछ मतलब नहीं बनता, राइट। हाँ क्योंकि वो क्रॉस कर गया ना थ्रेशोल्ड को। क्योंकि हिस्टोग्राम की बेसिकली प्रॉपर्टी है वो जितना छोटा होगा उतना ज्यादा लंबा होगा, और वो स्प्रेड हो रहा है तो लंबा कम होगा। ये तो प्रॉपर्टी है हिस्टोग्राम की। हाँ ये हिस्टोग्राम होते हैं ना। ठीक है। तो आपको देखना है कि भाई 10% 20% डेटा लो, 30% 50% डेटा लो। ठीक है। टोटली आपकी चॉइस है। बट ये देखना है कि जो आप काम कर रहे हो उसके लिए बहुत कम डेटा चाहिए, बहुत ज्यादा डेटा चाहिए, कैसा डेटा चाहिए। ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो ये था मेरे पास सेंट्रल लिमिट थ्योरम वगैरह। ठीक है, हमने सैम्पलिंग की बात करी। ठीक है। अभी अगर मैं देखूं इस वाले ग्राफ के अंदर देख लूं या ऊपर वाले ग्राफ के अंदर देख लूं, मैं एक बाउंडेशन बता सकता हूँ मीन का कि भाई अपर लिमिट ये जा रही है, लोअर लिमिट ये जा रही है। एन इक्वल टू 50 के केस में कुछ 16 मान लो, 16 लोअर लिमिट थी और 23 समथिंग अपर लिमिट है ना। एन इक्वल टू 10 वाले केस में 12.5 मेरी लोअर लिमिट है और ऑलमोस्ट 30 मेरी अपर लिमिट है ना। तो ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैं निकाल रहा हूँ, ये बेसिकली मैं ग्राफ देख के निकाल रहा हूँ, राइट। मैं विजुअल देख के निकाल रहा हूँ, है ना। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैट्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स, जब मेरे को इस डेटा के ऊपर और आगे कैलकुलेशन करनी है, लेट्स से मेरे को इस डेटा के ऊपर और कैलकुलेशन करनी है, तो ग्राफ देखने का तो मतलब नहीं बनेगा। मेरे को प्योर नंबर्स में चाहिए ये वैल्यू। यहाँ तो मैं ग्राफ देख के नंबर्स निकाल रहा हूँ। बट अगर मेरे को इसके ऊपर कोई और कैलकुलेशन करनी है, मेरे को कोई एल्गोरिथम बना रहा हूँ, कोई एनालिसिस कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मेरे को नंबर्स में चाहिए की वैल्यू। ठीक है। तो इसको नंबर्स में निकालने के लिए वी हैव द कंसेप्ट ऑफ क्या था ये
नहीं नहीं, बॉडी मास नहीं, वो तो कॉलम है। इसका नाम था, एक मिनट, ये वो है क्या कहते थे इसे। हाँ, जो इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, इसको बोला जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। जो कंसेप्ट है, जो मतलब इसका मैथमेटिकल वर्जन है, जो इस ग्राफ को देख के हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल रहे हैं ना, उसका जो मैथमेटिकल वर्जन है उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल का बेसिकली वही मतलब होता है कि भाई मैं एक अपर लिमिट निकाल रहा हूँ, एक लोअर लिमिट निकाल रहा हूँ। ठीक है। इसके अंदर ना मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटी क्या मिल जाती है कि जब मैं इसमें स्प्रेड देख रहा हूँ, जब मैं विजुअली स्प्रेड देख रहा हूँ, तो मेरे को भाई जहां पे खत्म हो रहा है, सॉरी, जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है वो वाली वैल्यूज देख रहा हूं मैं, है ना। देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि मेरे डेटा के अंदर आउटलायर्स भी हो। ठीक है। और जो यूजुअली आप देख रहे हो कि बहुत छोटे छोटे जो लास्ट में बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे बन रहा है या फिर यहाँ पे बन रहा है या फिर यहाँ पे बन रहा है, जो बहुत ही छोटे छोटे मतलब लेजिट कितने, दो या तीन होंगे ये, है ना। दो या तीन है ना इसके रिपोर्टेड सैंपल्स यहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे तो बिल्कुल ही एक ही लग रहा है ना। तो ये ना आउटलायर्स हो सकते हैं। ठीक है, मेरे डेटा के अंदर ये आउटलायर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो जब मैं मैथमेटिकली अपना अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालता हूं, तो मेरे पास ऑप्शन रहता है इन आउटलायर्स को भी एलिमिनेट करने का। ठीक है। मैं इन आउटलायर्स को भी एलिमिनेट कर सकता हूं। ठीक है। ठीक है। करेंगे कैसे? मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला, मेरे पास बेसिकली एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है। जिसके अंदर मैं मीन में से टी क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर को माइनस और प्लस करता हूँ। ठीक है। टी क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर को माइनस या प्लस करता हूँ। और मैं इसका मैथमेटिक्स वाला फॉर्मूला बताऊँ। ठीक है, अगर मैं इसकी मैथमेटिक्स की बात करूँ, तो बेसिकली बाउंड्स कह लो। ठीक है। बाउंड्स इक्वल टू एक्स बार, विच इज बेसिकली मीन। ठीक है। प्लस माइनस टी क्रिटिकल। ठीक है। इनटू एस ई, एस इज स्टैंडर्ड एरर। ठीक है। जहां पे एस ई का फॉर्मूला होता है अपॉन में रूट एन एंड एस, आई थिंक ये होता है, हाँ, एस अपॉन रूट एन। ठीक है। तो दिस इज द बाउंड्स। ठीक है। इसमें आप मीन में प्लस या माइनस करते हो टी क्रिटिकल इनटू स्टैंडर्ड एरर। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे वही कर रखा है मैंने। मैंने सबसे पहले एन निकाला। ठीक है, एन इज द नंबर ऑफ एंट्रीज। ठीक है। तो मैंने लेन एक्स कर लिया, फिर मैंने मीन निकाला, फिर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली। तीन वैल्यूज कैलकुलेट करी सिंपल फॉर्मूला लगा के, डॉट डॉट लगा के। ठीक है। उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है। एस अपॉन रूट एन फॉर्मूला होता है, तो एस इज माई स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एन टू द पावर 0.5। 0.5 मतलब हाफ, हाफ का मतलब भाई रूट एन हो गया। ठीक है। क्लियर है। उसके बाद मैंने टी क्रिटिकल निकाला। अब जो टी क्रिटिकल है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले तो हम ना, और टी क्रिटिकल अपने आप में एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस यूज कर सकते हैं। जो फंक्शन हमने यूज किया है उसको हम कहते हैं पीपीएफ, पॉइंट प्रिसीजन फंक्शन। ठीक है। पॉइंट प्रिसीजन फंक्शन हमें अलाउ करता है कि मैं ना सम अमाउंट ऑफ डेटा अपना एलिमिनेट कर सकूं, जिसके ऊपर टी क्रिटिकल कैलकुलेट हो रहा है उसमें से। ठीक है। तो कैसे किया है, अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने टी डॉट पीपीएफ यूज किया, पॉइंट प्रिसीजन फंक्शन यूज किया। ठीक है। उसके बाद ना 0.975 लिखा हुआ है मैंने। ठीक है। इसका मैंने 0.975 लिखा हुआ है। ठीक है। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, कितना होगा ये नंबर? 97.5%। सिंपल इनफ, राइट। 100% होने में कितना डिफरेंस आया? 2.5 का, मतलब 0.25 या 2.5% हो गया, है ना। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 0.975 इसलिए लिखा है ताकि मैं 2.5% तो लास्ट का पार्ट छोड़ सकूं। ठीक है। और जब मैं 2.5% लास्ट का पार्ट छोड़ रहा हूं, तो 2.5% ही शुरुआत का पार्ट भी ऑटोमेटिकली पॉइंट प्रिसीजन फंक्शन छोड़ देता है। गेटिंग अ पॉइंट?
गेटिंग अ पॉइंट कि मैंने 97.5 लिखा। तो डिफरेंस कितना बच गया 100 और 97.5 में 2.5 का। तो 2.5 तो यहां से छूट गया। और जब 2.5 यहां से छूटा हुआ है ना, तो पॉइंट प्रिजन फंक्शन जो डेटा को रीड करना स्टार्ट करेगा वो भी 2.5 से करेगा। तो 2.5 से 97.5 तक वो डेटा को रीड करेगा। इफेक्टिवली 95% ऑफ द डेटा मैं यूज कर रहा हूँ इसके अंदर। 5% ऑफ द डेटा मैंने छोड़ दिया। और जो ये 5% ऑफ द डेटा मैंने छोड़ा है, इसी के अंदर मेरे आउटलायर्स निकल जाते हैं। बातें समझ आ रही हैं? प्रत्यक्ष आपको समझ आ रही है? ऊपर से जा रहा है तो बोलो ना कुछ। चुपचाप बैठोगे तो कैसे चलेगा? तो डाउट्स नहीं पूछोगे, कुछ करोगे नहीं तो कैसे चलेगा? समझ आ रहा है हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? आ रहा है ना? मैथमेटिक्स वाला पार्ट इतना ज्यादा नहीं भी देखोगे तब भी चलेगा। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने टी डॉट पीपीएफ में 0.975 लिखा हुआ है। ठीक है। और डीएफ में n-1 किया है। ठीक है। n-1 क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे जो n की वैल्यू मैंने निकाली है वो लेन से निकाली है। ठीक है। लेन मेरे को मान लो 100 रोज है तो 100 ही रिटर्न करता है। ठीक है। बट एक्चुअली तो जो इंडेक्सिंग है वो 99 तक ही है। जो इंडेक्सिंग है वो तो 99 तक ही है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे डीएफ में n-1 करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि मेरे को इंडेक्स वैल्यू देनी होती है यहाँ पे। ओके। एंड लास्टली मैंने लोअर और अपर बाउंड निकाल दिया, m माइनस टी क्रिटिकल इंटू एस सी और m प्लस टी क्रिटिकल इंटू एस सी। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्लस माइनस का था। प्लस से अपर बाउंड आता है, माइनस से लोअर बाउंड आता है। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास लोअर और अपर दोनों आ रखा है। आप यहाँ पे एक्चुअली बॉडी मास की जगह पे टोटल बिल के लिए भी निकाल सकते हो। ठीक है। और ऑलमोस्ट यही वाली वैल्यूज आएंगी जो ऊपर वाली आ रही है। एक बार करके भी देख लेते हैं बॉडी मास की जगह पे, क्योंकि ऊपर पेंगुइन वाला डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा ना उसके लिए। हमारे पास ऊपर टिप्स वाला डेटा इंपोर्टेड है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपना टिप्स वाला ये पार्ट रन कर लेता हूँ। हम्म। हम्म। तो उसी का तो मैं बता रहा हूँ, ये जो वे मेथड की बात कर रहे हैं विच इज कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, इसी का तो मेथड है ये। ग्राफ वगैरह कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं सिंपली पहले इसको रन कर लेता हूँ और फिर मैं इसको रन कर दूंगा। तो देखो 18 से 20.90 का मेरे पास बाउंड आ गया, 18.6 से 20.90। जो मेरा मीन था वो 19 पॉइंट समथिंग था आई गेस। यहाँ पे निकाला था हमने कहीं पे, ये रहा 19.78 था। तो मेरे पास इस मेथड से भी ऐसे कैलकुलेशन करके मेरे पास बाउंडेशन आ गई। ठीक है। और अगर आप ये वाली बाउंडेशन देखो 18.6 और 20.9 वाली, तो ये तो श्योर, अगर आप ये वाली बाउंडेशन देखो 18.6 और 20.9 वाली, तो ये ना स्प्रेड से भी छोटी है। यहाँ पे अगर आप स्प्रेड देखो तो ये भी 17.5 से 23 तक है ऑलमोस्ट, है ना। छोटे वाले पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 18.6 से 20.9 तक है। मीनिंग के बीच में रहेगा हमेशा। ठीक है। समझ आया? क्लियर है? ठीक है। ये वाला पार्ट ना हम एक्चुअली अपर बाउंड और लोअर बाउंड ना हमें निकालने होते नहीं है एक्चुअली। ठीक है। ये वाला पार्ट एक इंटरमीडिएट स्टेप रहता है डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए। पॉइंट, जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड है ना, डायरेक्टली इनका कुछ भी यूज नहीं है। बट कई सारे स्टैट्स के ऐसे फॉर्मुलाज हैं, कंसेप्ट हैं जिसके अंदर ये यूज हो सकते हैं, इनडायरेक्टली यूज हो सकते हैं बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये वाला कोड लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो। लिख लिया तो बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे हम।
ठीक है, देखो, ये होता है मेरा बूटस्ट्रैपिंग का मेथड। ठीक है, इसके अंदर भी लेट्स डू वन थिंग कि जो हमने रन कर रखा है उसके बेसिस, कोई बात नहीं, अभी कोड समझ लो, इसमें वैसे तो वाले। ठीक है, वाला नहीं आया, ठीक है। देख लो एक बार, देख लो आराम से, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट सेम आएगा, थोड़ा सा जो रेंज है वो बढ़िया आनी चाहिए। हाँ, डेसिमल डिफरेंसेस आने चाहिए। हो गया। हाँ हाँ, श्योर। एक मिनट रुकना, 1 मिनट में दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है।
हे हाय श्रेया, अभी दिख रही है? Yes, sir. ऊपर वाला पार्ट हो गया था। ठीक है। तो अब नीचे देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है। बेसिकली हमने 1000 बार वही लूप चलाया, सैंपल निकाल लिए। ठीक है, 1000 बार लूप चला के सैंपल निकाल लिए। ठीक है। बट इस बार जो मैंने सैंपल निकाले ना, वो एज हमसे एक चेयर और उधर ले लो ना सर। ठीक है। ठीक है। ठीक है। बट इस बार जो मैंने सैंपल निकाले ना, वो ऐसे नहीं किया कि 20% ऑफ द लेंथ, 30% ऑफ द लेंथ, 60% ऑफ द लेंथ, ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है। मैंने सिंपली लेन एक्स दे दिया। मतलब जितना भी मेरे पास एक्स की लेंथ है, वो सब एक सैंपल में निकल जाएगा। ठीक है। बट अब आप बोलोगे कि भाई अगर आपने पूरा ही डेटा एक सैंपल में ले लिया, तो अलग अलग सैंपल निकालने की क्या नीड है? अलग अलग सैंपल हमने इसलिए निकाले हैं क्योंकि जब मैं लेन एक्स यूज करके सैंपलिंग कर रहा हूं, जब मैं लेन एक्स को यहाँ पे यूज करके सैंपलिंग कर रहा हूं, तो बेसिकली डेटा तो मेरे पास सारा आ रहा है। ठीक है। बट उसका ऑर्डर चेंज हो रहा है। ठीक है, उसका ऑर्डर चेंज हो रहा है। गेटिंग अ पॉइंट? कि भाई जो रोज ऊपर नीचे थी, वो मतलब जो रोज नीचे थी वो ऊपर हो जा रही है, जो ऊपर थी वो नीचे हो जा रही है। ठीक है। तो इस वजह से मैं जब मल्टीपल सिंबल निकालता हूँ, तो मैं थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज शिफ्ट होती रहती है। ठीक है। क्योंकि भाई देखो, मीन मीडियन ये सब तो स्पेस डिपेंडेंट है ना, मतलब पॉइंट डिपेंडेंट है कि रोज कहाँ पे होंगी, किस हिसाब से अरेंज है, उसके हिसाब से मीडियन पे फर्क पड़ता है ना? करिए पॉइंट। तो उसके हिसाब से वो थोड़ा सा शफल आउट हो जाता है। ठीक है। और बस हमने फिर यहाँ पे सबके मीन्स निकाले हुए हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर आते हैं। ठीक है। बट क्योंकि सैम्पलिंग कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत चेंजेस वो ट्राई करता है लाने की। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस वो लाने की ट्राई करता ही है हमेशा। ठीक है। क्योंकि जब मैं सैंपल कर रहा हूँ, तो उसको बेसिकली जो ओरिजिनल डेटा है उससे उसको सैंपल मैच करना है। और जो एल्गोरिथम जिस तरीके से वर्क करती है वो ये है कि भाई सैंपल साइज से पहले पहले मैं रोज जमा करता रहूंगा। ठीक है। जैसे ही सैंपल साइज रीच होने से पहले पहले अगर मेरा जो रोज में जमा कर रहा हूँ उनकी प्रॉपर्टीज मेरी सैंपल से मैच कर जाती हैं, तो मैं वहीं पे रुक जाता हूँ उस सैंपल के लिए। उस सैंपल के लिए मैं वहीं पे रुक जाता हूँ। ठीक है। वरना फिर मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। अब जब यहाँ पे सैंपल साइज फुल कॉलम का है, फुल एक्स का है, तो भाई वो जहां तक उसकी प्रॉपर्टी मैच करने का ट्राई करेगा, जहां पे प्रॉपर्टी मैच हो गई वहां पे रुक जाएगा। इससे थोड़ा वो डिफरेंस आएगा ही। ठीक है। बस मैंने फिर लास्ट में क्या किया, 2.5 से 97.5 परसेंटाइल तक डेटा उठा लिया। अपर और लोअर बाउंड आ गए। ठीक है। जो रेंज है वो थोड़ी सी श्रिंक हो गई है, 18.58 था, 18.66 है, फिर से एक्सपैंड हो गई है। सॉरी, 18.66। अरे अब ऊपर वाले का बता रहे हो, यहाँ पे 8.66 था जो हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला किया था, और बूटस्ट्रैपिंग में 18.58 आया है। थोड़ा सा स्प्रेड बढ़ गया है। मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बट हाँ थोड़ा सा स्प्रेड बढ़ गया है। ठीक है। तो दिस इज बेसिकली माय बूटस्ट्रैपिंग मेथड। ठीक है। बूटस्ट्रैपिंग बहुत ज्यादा यूज की नहीं जाती है क्योंकि अनरिलायबल होते हैं। यहाँ पे चलो फिर भी उसका रिजल्ट काफी रिलायबल आ रहा है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट करोड़ ऑफ रोज ना, तो बूटस्ट्रैपिंग थोड़ी सी मेरी अनरिलायबल होती है। बाहर से आवाज आ रही है। नहीं नहीं नहीं, बाहर वो ये वैक्यूम आता है ना साफ करने के लिए, तो वो है। ठीक है, लिख लो, ये वाली वाला कोड लिख लो। ठीक है। एंड लेट्स डू वन थिंग कि आज के लिए यहीं पे रैप अप करते हैं। हमने इन्फेक्शन का काफी सारा अच्छा खासा पार्ट कवर कर लिया है ना? ठीक है, आज के लिए यहीं पे रैप अप करते हैं, क्योंकि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं उस स्पीड से तो फिर हम इन्फेक्शन बहुत जल्दी खत्म कर देंगे ऐसे।
हाँ मतलब कर तो देते ही हैं। उसके नीचे देखोगे अगर आप तो बहुत कम ही बचा है मेरे पास। वन सैम्पल टेस्ट, टू सैम्पल टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट, कॉलम्स डी, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, ओएलएस मॉडलिंग हो गई, ये एक सेमी टॉपिक है। एक्यूरेसी टेस्टिंग 6 टॉपिक, 6 टॉपिक बचे हैं टोटल। आज हमने कवर कितने टॉपिक कर लिए? हाँ? नहीं, हमें इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए एक साथ। मैं आपको पढ़ा तो दूंगा, बट आपको जब याद ही नहीं रहेगा इतना सब कुछ एक साथ, तो पॉइंट नहीं है ना। हमने करे कितने हैं? एक, दो और चार, 6 टॉपिक हमने किए हैं, 6 बचे हैं। ये ना मैं आपको एक साथ बहुत सारा करवा दूंगा तो फिर समझ ही नहीं रहेगा ना, याद ही नहीं रहेगा कुछ। मैं करवाने को तो मैं खत्म करवा दूंगा इन्वेंशन आज ही में। होंगे। हम्म। हम्म। बगल पे कैमरा होने का फायदा क्या है? तुम्हारे ऊपर? नहीं, द पॉइंट इज अगर तुम्हारे बगल में कैमरा तो कैमरा तो ग्राउंड की तरफ पॉइंट करेगा ना। तो ऑडियंस वाला कैमरा था। अच्छा 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 अच्छा। ये भी सही। बढ़िया है। क्या अलग आ सकती है, क्योंकि द पॉइंट इज ना कि आप सैम्पलिंग कर रहे हो। सैम्पलिंग में जरूरी थोड़ी ना कि जो सैंपल में एग्जैक्ट वैल्यूज मेरी निकले वो आपकी भी निकले। गेटिंग माय पॉइंट ना, कि रैंडमली तो उठा रहे हैं हम वैल्यूज, बस गोल क्या है कि प्रॉपर्टीज से मैच कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज कुछ अलग रो से भी मैच हो सकती है, कुछ अलग रो से भी मैच हो सकती है, तो वैल्यूज सेम आएंगी, दैट डजंट मैटर। ठीक है, ऑलमोस्ट जो बैंड है ना वो सेम आएगा। हाँ कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जो वैल्यूज यहाँ पे मेरी 18.58 और 20.92 आ रखी है। 8.18, हाँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल सेम टाइम। ठीक है, कल हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पी वैल्यूज, वन सैंपल टेस्ट, टू सैंपल टेस्ट, टी स्क्वायर टेस्ट। ग्राफ के नीचे वाला टॉपिक मतलब कहाँ पे? इस तरफ। नीचे वाला, ये तो इवैल्यूएशन है, एक्यूरेसी टेस्ट करने वाला। अच्छा, आपने यहाँ से नहीं किया।
ठीक है, ये बस एक्यूरेसी मेजर की है, मोस्ट प्रोबेबली हाँ हो जाएगा। हाँ खत्म कर देंगे फिर, और क्या, देखते हैं कितना हो पाता है कितना नहीं। मेरे को व्हाट आई फील इज कि शायद से एक क्लास और लग जाएगी, है ना, लेट्स सी। ठीक है, तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। वी विल मीट टुमारो सेम टाइम, ओके। Shreya, just like let me add you to the group. Can you just drop a hi on WhatsApp to me? Sir, I don't have your number. Note it down. Okay, sir. 90 90 696 696 1999 1999. Okay, sir. 7 Sir, 7. actually, I will be coming to Gurgaon on next Friday, but sir, I have मतलब मेरे पीछे ही क्लासेस छूट चुकी हैं, फिर उसको कैसे कवर अप करूं सर, आप बताओ। द पॉइंट इज कि मेरे को ना एक्चुअली इंस्ट्रक्शन मिला है कि आपको इन्फेंशियल स्टार्स वाले बैच में इंक्लूड करने के लिए, तो एक बार जो भी यही क्लासेस आपकी वाले सर, छूटी हैं, यस सर, हाँ। हाँ दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एक्चुअली ना मैं गुड़गांव वाली ब्रांच में हूँ भी नहीं, मैं तिलक नगर वाली ब्रांच में हूँ। ओके सर, तो सर फिर हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार ना आप विनीत सर से या फिर जो भी आपके टीचर्स वगैरह वहाँ पे आप कोऑर्डिनेट कर रहे होगे गुड़गांव में, उनसे एक बार चीजें पूछ लेना कि कैसे करना है। ओके सर, ओके सर, हाँ जी, वो बता पाएंगे आपको। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है ना, ओके। आप मेरे को ओके व्हाट्सएप पे एक बार हाई ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके सर, या ओके, थैंक यू। ओके ओके चलिए, थैंक यू गाइस। ओके सर।